ओके, तो इस ये चैप्टर 5 है डी इनवर्नो का, और आप लोगों ने वहीं से इसकी तैयारी करनी है। मैं जस्ट आपको मतलब मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे पढ़ाया करूँगा। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 4 मेन पॉइंट्स इसमें स्टार्टिंग में बताए हैं। तो टेंसर अलजेब्रा जो है ये इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करने की वजह क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये मुख्तलिफ सेट ऑफ इक्वेशंस को समराइज करता है। जिस तरह आपने ऑर्डिनरी वेक्टर पढ़े थे जब आप लोग एसएससी में थे, तो वहाँ पे वेक्टर्स क्या करते थे, बेसिकली 3 डिफरेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते थे एक्स वाई जेड। तो वेक्टर ये करता था कि इन तीनों को कंबाइन कर दे के एक ही चीज़ बना देता था जिसको हम वेक्टर कहते थे, और कहते थे कि वो जो तीनों हैं वो इस वेक्टर के ही कंपोनेंट्स हैं। और फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए बी। तो वो 3 इक्वेशन बनती थी, एक इक्वेशन एक्स की बनती थी, एक वाई की और एक जेड की। अब हम ये करेंगे कि वो 3 की बजाय 4 इक्वेशन हो जाएंगी, जिसमें टाइम का पार्ट भी आ जाएगा। तो इन चारों इक्वेशंस को, यानी एक्स वाई जी और टी वाली इक्वेशंस को इकट्ठा करने का नाम ही बेसिकली यानी यही काम है जो टेंसर करता है। और 4 वेक्टर में आपने इसको देख भी लिया, लेकिन 4 वेक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ टेंसर है, क्योंकि वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है। ओके, इसके बाद और पॉइंट इसका ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जहां आपने 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है या मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप सिंपली 4 वेक्टर की एक इक्वेशन लिखेंगे और चारों इक्वेशन को एट अ टाइम आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर ये कि इक्वेशंस के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मतलब ये इक्वेशन सारी जो हैं वो एक जैसी हैं, नहीं एक जैसी, लीनियर हैं, सेकंड ऑर्डर हैं, या इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या रब्त पाया जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट फॉर टेंसर्स को देखते ही आप उस इक्वेशन के बारे में सारा कुछ बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टेंसर जो है ना, ये बेसिकली तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, यानी टेंसर जो असल चीज़ है ना वो ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, दायरों की शक्ल में, रेक्टेंगल्स की शक्ल में, ट्रायंगल्स की शक्ल में, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होती है, तो वो ज्योमेट्री है। अब आप देखेंगे कि जो टेंसर है ना, ये एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल जैसे आपने वेक्टर को देखा था कि जब आप वेक्टर को डिफाइन करते थे कि एक ऐसी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। लेकिन असल में आपको पता है कि वो आपको कॉपी के ऊपर ड्रा करना पड़ता था, एक लाइन लगा के एरो लगाते थे, तो वो ज्योमेट्री होती थी। तो टेंसर भी समझ लें उसी तरह का ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें यह है कि आप एक से ज़्यादा डायमेंशन में, एन डायमेंशन में भी इसको ड्रा कर सकते हैं। पहले आपने 3 डायमेंशन में ड्रा करना सीखा हुआ है, तो अब हम इसको जो है वो एन डायमेंशन तक एक्सटेंड कर देंगे, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन या फिर एन डायमेंशन। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि ज्योमेट्री के साथ ताल्लुक रखता है। ये फिर इसकी डेफिनेशन है, a tensor is an object defined on a geometrical entity called a differential manifold। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है टेंसर जिसको हम एक मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन करते हैं। मैनीफोल्ड क्या चीज है? A manifold is something which locally looks like a bit of n dimensional space। मिसाल के तौर पर ये है कि अगर आप अपने अर्थ को देखें, काइंडली अपने आप को म्यूट रखा करें, आप लोग मोबाइल ऑन करके एक दूसरे से बातें करने न लग जाया करें। तो यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है टेंसर एक चीज़ है जिसको किसी मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन किया जाता है। मैनीफोल्ड क्या चीज़ है? मैनीफोल्ड एक ऐसी चीज़ है, अब ये चीज़ से मुराद ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसको अगर लोकली देखें, यानी एक पॉइंट के इर्द गिर्द अगर उसकी ज्योमेट्री देखें, तो वो आपको एक आम जो स्पेस होती है, रियल स्पेस होती है, यहाँ पे लिखी हुई है r टू द पावर n, जो है ना ये बेसिकली रियल स्पेस को शो कर रहा है। n जो है वो उसकी डायमेंशन होती है। तो जैसे आपके रियल लाइन होती है ना, तो ये रियल लाइन 1 डायमेंशन में होती है। उसी रियल लाइन को 2 डायमेंशन में कर लें तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, 3 डायमेंशन में कर लें तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ बनता कहाँ से है? रियल लाइन से। तो इसलिए इसको रियल स्पेस कहते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स स्पेस भी होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो ऑर्डिनरी स्पेस का एक फर्क करें, एन डायमेंशनल स्पेस है, तो उस जैसी शक्ल नजर आएगी लोकली बट ग्लोबली वो इस जैसी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल भी दी है अर्थ की।
कि अर्थ जो है ना, ये एक टू स्फीयर है। अर्थ एक स्फीयर है, आपको पता है अर्थ की शक्ल स्फेरिकल है, लेकिन आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसका जो फर्श है वो आपको स्फेरिकल नजर नहीं आता, वो आपको बिल्कुल प्लेन नजर आता है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि जी मैं एक स्फीयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन लोकली मुझे वो स्फीयर नजर नहीं आ रहा, लोकली वो कुछ और नजर आ रहा है। यानी आप थ्री डिमेंशनल अर्थ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अर्थ जो है यहाँ पर लोकली, लोकली मीन्स जहाँ आप मौजूद हैं अपने इर्द गिर्द करीब करीब के जो पॉइंट्स हैं आपके, वहाँ पे आपको इसकी ज्योमेट्री किस तरह की नजर आ रही है, फ्लैट नजर आ रही है, प्लेन नजर आ रही है। समझ आ गई बात की? तो ये मैनीफोल्ड है, यानी अर्थ को क्या कहेंगे, ये एक मैनीफोल्ड है, ये एक एन डिमेंशनल थ्री डिमेंशनल मैनीफोल्ड है, जो लोकली क्या लगती है, टू डिमेंशनल। तो यहाँ तो मैंने थ्री और टू की एग्जाम्पल दी है, बट मैथमेटिकली आप इससे आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि एन डिमेंशनल मैनीफोल्ड इज अ सेट ऑफ पॉइंट, बेसिकली ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, such that each point possesses a set of n coordinates. This is very important point. नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में, आप क्या कहते हैं, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक को एक्स कोऑर्डिनेट कह देते हैं और एक को वाई कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट एक है पी, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दो। तो ये कब होगा, ये टू डिमेंशनल मैनीफोल्ड में होगा। इसी तरह आप थ्री डिमेंशनल मैनीफोल्ड ले लें, तो उसमें तीन पॉइंट्स आप बताते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स बताते हैं सिंगल पॉइंट के लिए। आप क्या कहते हैं कि जी एक्स वाई जेड एक सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर एक पॉइंट है पी, और उस पी के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड, और ये तीन हो गए। अब इसी तरह अगर आप फोर डिमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके फोर कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड की। तो एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड के लिए एन कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी उसका एक पॉइंट जो होगा उसके एन कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैनीफोल्ड के ऊपर अगर आप एक पॉइंट पी लेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दो तीन चार नहीं होंगे, बल्कि एन होंगे, क्योंकि उसकी डायमेंशन एन है। और फिर हर कोऑर्डिनेट जो है आपको पता है, एक्स की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी ले सकते हैं, वाई की वैल्यू भी इसी तरह आप जितनी मर्जी लंबी लाइन आप ड्रा कर लें। तो ये वही बात आगे लिखी हुई है, वेयर ईच कोऑर्डिनेट रेंजेस ओवर ए सबसेट ऑफ द रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये मैनीफोल्ड के बारे में बात है। अच्छा, अब इसके बाद आगे हम चलेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हवाले से। यहाँ जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये एक पैच मैंने बनाया हुआ है बाहर की तरफ, ये आपका मैनीफोल्ड है एम। इस मैनीफोल्ड के ऊपर दो पैचेज आपको नज़र आ रहे हैं, एक मैंने लेफ्ट पे बनाया छोटा सा एग टाइप, और एक राइट पे बनाया हुआ। ये डिफरेंट दो पैचेज हैं जो एक ही मैनीफोल्ड के हैं। आप यूँ समझ लें कि एक ही ज़मीन है जिसमें से एक फॉर एग्जांपल अमेरिका है और दूसरा एशिया है, दो डिफरेंट पैचेज हैं उसके। अब क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री हो सकता है डिफरेंट हो, यानी हो सकता है अमेरिका में पहाड़ ज़्यादा हो और एशिया में कम हो, तो दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम समटाइम ये करते हैं कि दोनों पैचेज के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। यानी इसके लिए लेफ्ट पैच के लिए जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट डिफाइन किया जाएगा वो डिफरेंट होगा, और राइट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ आ गई? अब अगर आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें कि जिससे आप पूरे मैनीफोल्ड को डिस्क्राइब कर सकें, सारे पैचेज उससे डिस्क्राइब हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं एटलस। जो मैंने यहाँ डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, a set of coordinate which covers the whole manifold, सारा मैनीफोल्ड को कवर कर जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एटलस। लेकिन अदरवाइज आप क्या करते हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर द होल मैनीफोल्ड। अदरवाइज पॉसिबल है कि आपका पूरा मैनीफोल्ड एक ही तरह के कोऑर्डिनेट से ना हो, क्योंकि डिफरेंट पैचेज की ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप हर पैच के लिए अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई है मैनीफोल्ड की और इन पैचेज की? अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप कर लें, क्योंकि आगे फिर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो आगे फिर टेंसेस इजी हो जाएंगे। ये ज्योमेट्रिकली आपने अंडरस्टैंड करना है टेंसेस को। क्लियर है ये बात यहाँ तक? मैनीफोल्ड एक एन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका हर पॉइंट जो है वो एन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि एक ही मैनीफोल्ड के अंदर बहुत से पैचेज हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से, एक ही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से पूरा मैनीफोल्ड कवर हो जाए।
वो उसको एटलस कहा जाएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से पूरा मैनीफोल्ड जो है वो कवर ना हो। कवर होने का मतलब है कि पूरा मैनीफोल्ड आप इसको डिस्क्राइब कर सकें। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप डिफरेंट ज्योमेट्रीज के पैचेस बना लेते हैं। एक ही ज्योमेट्री के मिलते जुलते एक पैच है, फिर एक दूसरा पैच है। ये भी मुमकिन है कि दोनों बिल्कुल अलग-अलग हों, और ये भी मुमकिन है कि दोनों ओवरलैप कर रहे हों। मसलन यहाँ पे जो दिखाया गया है वो ओवरलैपिंग का रीजन है, ये वाला दरमियान वाला। साइडों पे वो ओवरलैप नहीं कर रहे। तो ये डिफरेंट पैचेस हो सकते हैं। अब हमने असल में करना आगे जाके यही है कि हमने एक कोऑर्डिनेट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये हम आगे जाके करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है कर्व और सरफेस की। ये तो आप लोगों को पहले भी पता है कि मतलब सर्कल की इक्वेशन आप लिखते हैं तो आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की आप लिखना चाहें तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। या एक्स ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर अगर करके करें तो वो हाइपरबोला की है, माइनस आ जाए तो वो एलिप्स की है। तो ये चीज़ें आपको मालूम है। तो ये वहीं से डेफिनेशन है, कर्व की डेफिनेशन है कि कर्व का मतलब क्या होता है। कर्व किसको कहते हैं? कर्व ये होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके किसी पॉइंट पे जाके वो पॉइंट जो है वो अपनी असल ज्योमेट्री को चेंज करना शुरू कर दे, तो हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर। दूसरा कोऑर्डिनेट इस पहले कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है। तो यही इसकी डेफिनेशन कर्व की होती है। इट डिपेंड्स ऑन वन पैरामीटर। एक्स ए फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट है आपके पास, हम एक्स वन कर लेंगे, एक्स को कह लेंगे, वाई को कह लेंगे, जेड को कह लेंगे कोऑर्डिनेट में। तो ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन आप ले सकते हैं डायमेंशन में। तो जो एक्स ए है ये डिपेंड कर जाए अगर किसी और पैरामीटर यू के ऊपर, तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये कर्व की इक्वेशन है। तो ये चूंकि एक सिंगल वेरिएबल है, लाइन की तरह होती है कर्व। इसी तरह आप एक सर्कस भी ले सकते हैं। सर्कस को कैसे डिफाइन करते हैं? सर्कस में ये होता है कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे डिपेंड कर जाती है कोऑर्डिनेट। तो सरफेस ऑफ एम डायमेंशन, फर्स्ट करें एक एम डायमेंशनल सरफेस है जो कि एम डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब हो रही है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि उसकी एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि वो एम मुख्तलिफ जेटों में, मुख्तलिफ डायमेंशन में वो जा सकता है। हालांकि वो चीज़ पड़ी किस में हुई है, वो एन डायमेंशन में। ये वही बात कि एक थ्री डायमेंशनल अर्थ है, ठीक है, तो थ्री डायमेंशन को आप एम समझ लें, उसके अंदर आपका ये फर्श है जो कि टू डायमेंशनल सर्फेस है। तो टू इज लेस देन थ्री। क्लियर है ये बात? एम लेस देन एन का मतलब ये है कि एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड के अंदर आप एक सरफेस डिफाइन कर रहे हैं जो कि एम डायमेंशनल है। तो उसकी इक्वेशन जो है वो ये होगी कि वो एक पैरामीटर यू की बजाय एम पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, जो हर पैरामीटर उसको डिफरेंट डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर हम अगले पेज पे चले जाते हैं। दिस इज नेक्स्ट पेज। यानी ये अब हमारा काम है कि अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स करनी है। ये सवाल किसी का क्या है? अच्छा ठीक है, ये सॉरी बोल रहा हूँ। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अब क्या है कि हमने दो डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करना है एक दूसरे में। यहाँ से आपको अपनी वो पहले वाली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन याद आनी शुरू हो जाएगी। तो फर्क करें कि एक पॉइंट है मैनीफोल्ड में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो पॉइंट जो है वो एम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा मैनीफोल्ड में। कैन बी कवर्ड बाय मैनी डिफरेंट पैचेज। लेट्स चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि फर्स्ट करें हमारा मैनीफोल्ड एक्स ए कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब हो रहा था। ठीक है, एक पैच है जिसमें आपने एक्स ए कोऑर्डिनेट यूज किए थे। अगर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक्स प्राइम यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब है कि हमने x1 x2 ये वाले कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कोई फंक्शन लगाया है जिसने इनको चेंज करके एक्स प्राइम कर दिया। आप इसको समझ सकते हैं, ये फंक्शन अब ये वही वाला है जो आपने लैम्डा जिसको कहा था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो यहाँ पे इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन आप करते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे और उसके नतीजे में आपको न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम मिल जाता है। एफ प्राइम जो है, एफ जो है, एफ ए जो है ये भी एन डायमेंशन में है, तो जारी बात है कि इसकी एन वैल्यूज होंगी। तो ये सिंगल वैल्यूज
कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है, बाय डेफिनेशन ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा। सिंगल वैल्यूड का मतलब आप जानते हैं कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियबिलिटी ये आपने मैथ में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इन जनरल उसने क्या किया है कि उसने एन 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 जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन सब के लिए एक ही नाम रखा है एक्स। तो एक्स ए प्राइम को कह दिया एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ए ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इसी को अगर आप और तरह से भी लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसकी बजाय इसको एक्स ही कह लें। ठीक है, तो एक्स ए ऑफ एक्स कह सकते हैं। अब अगर आप इनका इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कोऑर्डिनेट, तो ये चूंकि आपको पता है कि ये ए की वैल्यू जो है वो 1 से लेके एन तक जाती है, तो आप ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एन डिफरेंट इक्वेशन है। आज जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स ए प्राइम का, लेट से किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपसे वो जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके लिए आपसे डेरिवेटिव लेना है वो एक्स डी है। क्लियर है? यानी आप सॉल्व कर लेंगे ये y है, तो y का डेरिवेटिव हम x के लिए हाथ से लेंगे तो लिखेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल x। तो अब y की जगह पे ये पुट कर लें x प्राइम, तो ये बन जाएगा पार्शियल x प्राइम बाय पार्शियल x। ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं a वो भी 1 टू n तक जा रहे हैं और b जो है ये भी 1 टू n तक जा रहा है। ये जो डेरिवेटिव वाली चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं, ये इसका जो डिटर्मिनेंट होता है इसको हम बोलते हैं, या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलते हैं जैकोबियन। जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के लिए आपको उसका जैकोबियन पता होना चाहिए, तो इसको बाय डेफिनेशन जैकोबियन कहते हैं। अब ये इसको अगर आप खोल के लिखें तो ये बेसिकली एक एन बाई एन मैट्रिक्स बनेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसकी पहली टर्म पहली रो लिखना चाहेंगे तो वो आएगी, ए को आप 1 फिक्स कर दें। ठीक है, और बी जो है उसको चेंज करते रहेंगे। बिल्कुल याद करें, ये वही चीज़ है जिस तरह से आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने म्यू म्यू यूज़ किया था, यहाँ पे हम ए बी यूज़ कर रहे हैं। तो ए रोज हैं और बी क्या है, कॉलम है। तो ए को फिक्स कर दें 1 कर दें, लेकिन पूरी रो में ए क्या है 1 है, लेकिन बी जो है वो हर कॉलम में चेंज होगा। पहले कॉलम में बी 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 होगा और nth कॉलम में क्या होगा, n होगा। सिमिलरली जो दूसरी रो बनेगी वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो होगी पार्शल एक्स, उसमें ए की जगह पे 2 फिक्स कर देंगे, तो पार्शल एक्स 2 प्राइम, पार्शल एक्स 2 प्राइम, पार्शल एक्स 2 प्राइम। और जो इनके नीचे आएगा बी की वैल्यू अगेन पार्शल एक्स 1 पार्शल एक्स 2, यानी फर्स्ट टर्म आएगी पार्शल एक्स 2 प्राइम ओवर पार्शल एक्स 1, पार्शल एक्स 2 प्राइम ओवर पार्शल एक्स 2 एंड सो ऑन। और फाइनली आखिरी टर्म क्या आएगी, पार्शल एक्स प्राइम एन ओवर पार्शल एक्स एन। यू कैन एक्सपैंड दिस। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है इसका नाम रखा हुआ है जैकोबियन, इसको बोलते हैं जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद कर लेना आपने। इसमें मैंने क्या किया है, एक्स प्राइम से एक्स को एक्स प्राइम में मैं लेके गया था। अब इससे मैं उलट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता हूँ जिसको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसमें क्या होगा, आप एक्स प्राइम को एक्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, और उसका जैकोबियन जो है उसको जे प्राइम उसने कह दिया है। और क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ प्राइम वाला कोऑर्डिनेट ऊपर था, यहाँ नीचे है, लिहाजा ये जैकोबियन इस जैकोबियन का इनवर्स होगा। तो जे इज इक्वल टू 1 ओवर जे प्राइम आ जाएगा। इसको उसने 3 डायमेंशन में क्लियर करके लिखा हुआ है। अगर आपके पास 3 डायमेंशन हो तो इक्वेशन ऑफ सरफेस को आप इस तरह लिखते हैं कि 3 वैल्यूज होती हैं एक्स वाई जेड, और सरफेस में क्या होता है कि ए 2 कोऑर्डिनेट्स को मिला के एक सरफेस बनती है, जिससे आपको तीसरे कोऑर्डिनेट में जाने का मौका मिल जाता है। तो जेड को आप एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सरफेस, राइट। अब आपको पता है डिफरेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे लगाओ, डी जेड निकालो तो क्या आएगा, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स डी एक्स और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई डी वाई। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव में भी। अच्छा, ये मैं आपने लिखा था 3 डायमेंशन में, और यहाँ पर आपको एक्स और वाई मिल जाता है। लेकिन अगर आप एन डायमेंशन में चले जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, अब उसी चीज़ को जैसे जैसे आपने ये वाली चीज़ लिखी थी, अब इसी तरह से बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, डी एक्स ए प्राइम को लिखेंगे पार्शियल एक्स प्राइम ओवर पार्शियल एक्स 1 डी एक्स 1 फिर पार्शियल एक्स प्राइम ओवर पार्शियल एक्स 2 डी एक्स 2 प्लस रो वन पर आखिरी टर्म आएगी पार्शियल एक्स प्राइम ओवर पार्शियल एक्स एन डी एक्स एन, दिस विल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये एन टर्म आ लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। आपको नजर आ रहा है कि ये समेशन कन्वेंशन यहाँ पे यूज हो सकती है। कैसे, पहली टर्म को देखो, ऊपर तो ए आ रहा है वो सब में फिक्स है, नीचे देखो पार्शियल एक्स 1 है और उसके साथ डी एक्स 1 है, तो 1 1 जो है ऊपर नीचे सेम आ रहा है ना, तो ये डमी इंडेक्स बन सकता है।
तो आप इस टर्म को 1 1 को 2 2 को 3 3 को n n को इकट्ठा करके कह सकते हैं dxb और पार्शल b b इज दी डमी इंडेक्स, क्योंकि b जो है इसके ऊपर सम हो रहा है और यहाँ पे मैंने सिग्मा नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने समेशन कन्वेंशन यूज की हुई है। तो ये आपको ये क्वेश्चन मिल गई है ई एक्स ए प्राइम इक्वल समेशन ऑफ पार्शल एक्स ए प्राइम डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स बी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बी। ठीक है जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक रूल आपने सीख लिया, ये बॉक्स में मैंने इसलिए लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अगर आपने एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट में डी एक्स प्राइम निकालना है तो वो बेसिकली होता है पार्शल एक्स प्राइम ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, सच दैट कि आपने जो ऊपर और नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स हैं डी एक्स वाले, इनको आपने सम करना है ताकि फाइनली आपके पास वही प्राइम और ए बचे जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। अब इसमें ये जो चीज़ आपने लिखी हुई है ना पार्शल एक्स ए प्राइम ओवर पार्शल एक्स डी, इसको जिकोबियन कहते थे आप, इसका डिटर्मिनेंट ये देखेंगे जिकोबियन, इसी को हमने कहा हुआ है। तो इसका मतलब है कि डी एक्स प्राइम को आप लिख सकते हैं जिकोबियन टाइम्स डी एक्स। अगर आप की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें तो ये डी एक्स ए प्राइम का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी जिकोबियन टाइम्स डी एक्स डी। दूसरी चीज़, अगर आप ऊपर नीचे वाले इंडेक्स सेम कर दें तो इसको क्रोनिकल डेल्टा कहते हैं। ये आपको पहले भी याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप पार्शल एक्स प्राइम और पार्शल एक्स प्राइम ऊपर नीचे करें ए बी, सॉरी कोऑर्डिनेट्स को ए बी को सेम रखना है, इंडेक्स को कोऑर्डिनेट्स को सेम करना है, ए बी को डिफरेंट रखना है और कोऑर्डिनेट्स को सेम कर लेना है, एक्स प्राइम एक्स प्राइम। यानी आप एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट के साथ से। तो इस चीज को यानी अगर ऊपर नीचे एक्स प्राइम हो तो उसके जो इंडेक्स हैं वो मिलकर क्रॉनिकल डेल्टा बनाते हैं। ए की जगह ऊपर ही रखनी है और बी की जगह नीचे रखनी है। सिमिलरली आप ओल्ड कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते थे, तो अगर ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा। ए और बी जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब अगर आप ए और बी को इक्वल करेंगे तो एक्स और एक्स कट के 1 मिल जाएगा, और ए और बी अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर आप डेरिवेटिव ही नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक्स ए जो है वो एक्स बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो फिर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। इसलिए डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन में आप कहते थे कि अगर दोनों इंडेक्स सेम हो ए बी तो फिर ये 1 देगा, अदरवाइज ये क्या देगा 0। अब उसकी रीजन आपको पता चल गई कि ये चूंकि एक डेरिवेटिव बनता है, तो डेरिवेटिव में अगर एक्स का एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, और अगर एक्स वाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा यानी ए और बी बराबर ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि डेल्टा फंक्शन 0 वैल्यू देगा, डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। तो प्राइम कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप आज कर लें, बाकी फिर इससे अगला जो टॉपिक है आई थिंक पेज 21 आएगा, ये 22 है। हाँ ये, हाँ उसके बाद ये फिर डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कंकावेरिएंट टेंसर की, कोवेरिएंट टेंसर की, और इसको फिर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आज का जो आपका काम है वो जस्ट यहाँ तक ही था कि आपने डी एक्स प्राइम को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है।